ईडी ने उठाए गहरे सवाल। देहरादून में प्री एसआईआर का 82% काम पूरा। अप्रैल से मेन एसआईआर शुरू होगा। सहायक निर्वाचन अधिकारी मसूदास ने कहा, सभी वोटर्स को फॉर्म भरकर 1 महीने में जमा करना है जरूरी। तीन लापता बच्चे हरिद्वार पुलिस की पहल से घर लौटे। ऑपरेशन स्माइल के तहत सुरक्षित बचाए गए। पुलिस ने प्लेटफॉर्म पर रोका और माता पिता को सौंपा। नैनीताल में होली का रंग जमकर चढ़ा। राम सेवक सभा ने निकाला भव्य जुलूस। महिलाओं और बच्चों ने माल रोड पर रंग और गुलाल उड़ाकर मनाया जश्न। उत्तराखंड बजट सत्र 9 मार्च से। सरकार तैयारी में, विपक्ष करेगा सख्त सवाल। बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक का तंज, जब जागो तब सवेरा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और आपके साथ श्रेयोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां खटीमा के उधम सिंह नगर में प्रशासन पर फिर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, मामला 125 एकड़ जमीन का है, जहां किसानों की तैयार खड़ी फसल को बिना किसी नोटिस के जबरन जोत दिया गया। बता दें, पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्हें पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। वहीं दमगढ़ा झनकैया इलाके में भारी पुलिस और प्रशासनिक अमले के साथ विवादित जमीन पर कार्रवाई की गई। मौके पर मौजूद युवराज तलवार ने वीडियो के माध्यम से सवाल उठाए और कहा कि यह पूरी तरह गैरकानूनी है। इस बीच खटीमा पहुंचे एडीएम पंकज उपाध्याय से जब मीडिया ने नोटिस ना दिए जाने और जबरन कार्रवाई के बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उनका कहना था कि मामले को संज्ञान में लिया गया है, लेकिन प्रक्रिया या कानूनी उल्लंघन पर चुप्पी साध दी है। उन्होंने बात तो बाद में कर रहे थे, मुझे पहले लगी, उन्होंने अपनी सारी बात कही, मैंने उनको तसल्ली से सुना है। और जैसा कि बताया उन्होंने विषय, तो मुझे गंभीर प्रकृति का मामला लगा कि उनका कहना है कि एग्रीमेंट है उनके पास जमीन को जुटनी होने का, उसको व्यवस्थित करने का। रेनोवेट उनको दे रखा है, लेकिन कोई किरण तलवार, युवा तलवार नाम के व्यक्तियों द्वारा उनको हस्तक्षेप किया जा रहा है, राय धमकाया जा रहा है। तो मैंने जानकारी ली तो राजस्व विभाग के अभिलेखों साहब ने बताया गया कि खतौनी में जिन लोगों का नाम उन्होंने इनको एग्रीमेंट करके दिया हुआ जमीन पर काम करने के लिए, और ये लोग जो है तीसरे पक्ष के लोग, वो अभी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए हैं। ये भी बताया गया मुझे कि प्रकरण माननीय न्यायालय में, तो चूंकि प्रकरण माननीय न्यायालय में है तो फिर उसमें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन एक स्थिति ध्यान में आ रही है कि खतौनी में जिसका नाम है, जमीन का मालिक तो प्रारंभिक रूप से वही है, और अगर उसने किसी को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके किसी को कमाने के लिए दिया है, कुछ काम करने के लिए दिया है, तो निश्चित तौर पर उसको जमीन जाने का अधिकार बनता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां राज्य में प्री एसआईआर का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब तक करीब 82% काम हो गया है। बता दें, अप्रैल से मेन एसआईआर शुरू होगा, लेकिन इसकी तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है। वहीं सहायक निर्वाचन अधिकारी मसूदास ने बताया कि सभी वोटर्स को फॉर्म भरना जरूरी होगा और 1 महीने के अंदर जमा करना भी होगा। वहीं पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य वोटर लिस्ट अपडेट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार देना है। जैसे हमारा ये हाउस हाउस 1 महीने का काम कंप्लीट हो जाएगा, इनविटेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने का, उनको प्रॉपर वापस जमा करने का, उसके बाद फिर ड्राफ्ट एप्लीकेशन होगा। और ड्राफ्ट एप्लीकेशन में ये देख लिया जाएगा कि जिन लोगों का नाम लास्ट एसआईआर में, जिनका नाम नहीं हुआ, जिनका मैच नहीं कर रहा है, तो उन सबको फिर नोटिस इश्यू हो जाएगी। नोटिस इश्यू होने के बाद उन सबको जो 12-13 डॉक्यूमेंट्स कमीशन ने फिक्स कर रखे हैं, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स अपने नोटिस के जवाब में देना पड़ेगा। जिनका जवाब वापस आ जाएगा, उन सबके नाम फिर फाइनल पब्लिकेशन के फाइनल में आ जाएंगे। जिनका फौरन ही वापस जमा नहीं होगा, उनको हमें जरूरी है कि हर एक नागरिक को, हर एक इलेक्टर को जिसका भी इनविटेशन फॉर्म मिला है,
उसको अपना फॉर्म भर के वापस देना बनवा दे। अगर वापस नहीं देगा तो उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा बीएलओ के पास। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां ऑपरेशन स्माइल ने फिर साबित कर दिया कि हरिद्वार पुलिस सिर्फ नियमों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के मुस्कुराने के लिए भी काम करती है। बता दें, दरअसल हरिद्वार पुलिस ने एक बार फिर अच्छी पहल करते हुए 3 लापता बच्चों को सुरक्षित उनके परिवार से मिला दिया है। यह काम ऑपरेशन स्माइल के तहत किया गया है। साथ ही यह अभियान पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर चलाया गया है। बता दें कि जानकारी के अनुसार तीनों बच्चे हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले हैं और क्लास 6वीं के छात्र हैं। बता दें, तीनों छात्र घर से स्कूल जाने के लिए निकले थे, लेकिन घूमने का मन बनाकर रेलवे स्टेशन पहुंच गए और हरिद्वार आने वाली ट्रेन में बैठ गए। इसी दौरान हरिद्वार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने तीनों बच्चों को अकेले घूमते देखा। पूछताछ में वे घबराए हुए मिले। इधर पुलिस ने प्यार से बात की, समझाया और उन्हें सुरक्षित बाल गृह ज्वालापुर भेज दिया। वहीं बता दें कि बच्चों ने अपने घर का पता बताया, जिसके बाद पुलिस ने उनके परिवार से संपर्क किया और तीनों बच्चों को सकुशल उनके माता पिता को सौंप दिया है। लगभग 12 वर्ष उम्र है इनकी, एक 11 वर्ष का, 2 12 वर्ष के हैं, आर्यन, दीपक और मयंक। ये तीनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 6 में, और तीनों आपस में मित्र हैं और एक ही लोकेलिटी के रहने वाले हैं। और चूंकि सत्यापन अभियान चल रहा है पूरे जनपद में, तो इसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स पे भी कंटिन्यू पूछताछ होती रहती है। तो 21 तारीख को ये मिले थे हमें यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे तीनों बालक। तो जब इनसे पूछताछ की गई तो ये मौके पर कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि कहाँ से आए, कहाँ इनका घर है। तो फिर हमारी जो ऑपरेशन स्माइल की टीम है उनके माध्यम से इनको थाने पर लाया गया, इनसे पूछा गया, फिर थोड़ा इनके पेरेंट्स की डिटेल मिली, फिर इनसे संपर्क किया गया पेरेंट्स से। तो ये गुरुग्राम हरियाणा से, वहाँ पे इनकी मिसिंग भी रजिस्टर्ड है तीनों बच्चों की, और हरियाणा पुलिस ऑलरेडी इनको सर्च कर रही थी। तो संबंधित थाने से संपर्क करके इनके परिजनों को बताया गया। तो आज इनके परिजन आ गए हैं, तो इनको उनके सुपुर्दगी में दिया जा रहा है। अगली खबर नैनीताल से है, जहां इस साल होली सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं रही बल्कि जुलूस, नाटक और स्वांग भी उड़ते गुलाल के साथ साथ देखने को मिले। बता दें, नैनीताल में इन दिनों होली का जबरदस्त माहौल है। दोपहर राम सेवक सभा ने शहर में होली का एक बड़ा जुलूस निकाला। बता दें, माल रोड पर खूब रंग और गुलाल उड़ा, पूरा इलाका रंगों से भरा दिखा। वहीं साथ ही महिलाओं और टोली के गाने से नाचते गाते हुए नजर आए। वहीं बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी मस्ती में देखने को मिले। सबने अलग अलग कपड़े पहनकर छोटे छोटे नाटक और स्वांग भी किए। साथ ही महिलाओं ने तेंदुए के डर पर भी एक स्वांग किया। आइए देखते हैं आपको ये खास तस्वीरें, जहां आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह महिलाओं और बच्चों में खास उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही ये जुलूस में किस तरह से ये महिलाएं नाचते गाते नजर आ रही है। वन्य जीवों से लेकर के मनुष्य तक लेकर सभी यहाँ पे रंगों में रंग जाते हैं। यहाँ से बाहर से आने वाला जो पर्यटक होता है वो भी यहाँ से होली के रंग में रंगता है। ये हमारा इंजॉय है। मैं बचपन से इस होली के उसमें शाम में प्रतिभाग कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है अपने शहर में ये कार्यक्रम करना, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है और नैनीताल के लोग भी इसको बाहर जाकर पसंद करें, यही हमारा मेन उद्देश्य। बहुत इंतजार होता है, बहुत ज्यादा। मुझे तो मतलब विशेषकर पूरी ड्रेस मैं 5-6 महीने पहले से तैयार कर देती हूँ, लेकिन इस बार महाकाल का हुक्म था तो मैं कल रात ही महाकाल से पहुंची हूँ। मैं ये ड्रेस मेरी रेडीमेड थी, पिछले साल की रखी हुई, तो आपने इंजॉय करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हो गई। हमारी जंगल को खत्म कर रही है, इस वजह से सारे लोग काट काट के जंगल को खत्म कर रहे हैं। और दूसरा, आजकल जो है भालू और बाघ जंगल में काफी हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इसी पर दर्शाया कि लोग इस चीज को समझें और इस चीज को जाने। देखो, बाघ आ रहा है तो लोगों को खा जा रहा है और जंगल हो रहे हैं तो लोग लकड़ी का। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में बजट सत्र 9 मार्च से भराड़ीसैंण विधानसभा में शुरू होने वाला है। बता दें, इसको लेकर सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं विपक्ष का कहना है कि इस सत्र में वो सरकार से कड़े सवाल पूछेंगे और मुद्दों पर घेरने का काम करेंगे।
इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नी पाठक ने तंज कसा। उनका कहना है कि जब जागो तभी सवेरा। उनका कहना है कि अगर विपक्ष अब सवाल पूछना चाहता है तो सरकार उनका स्वागत करती है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सदन में काम की बात होनी चाहिए, हंगामा नहीं। देखिए, जब जागो तभी सवेरा। अब बेल में सोने वाले लोगों की अगर नींद पूरी हो चुकी है और वो कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका स्वागत है। कम से कम आप कोई जनहित के मुद्दे सरकार के सामने रखिए तो, क्योंकि बार बार आपका जो कुंभकर्ण वाला सीन देखने को मिलता है, टेबल पटकने वाला सीन देखने को मिलता है, बेल के अंदर जिस प्रकार से आप एक महिला विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उनके ऊपर कागज फाड़कर फेंकते दिखाई देते हैं, तो आपका चाल चरित्र और चेहरा ही हर सत्र में नजर आता है। चलिए, ये कमाल की बात है कि अब आपने नींद अपनी पूरी कर ली है और अब आप कह रहे हैं कि हम सरकार के सामने बात को रखेंगे, तो निश्चित तौर पर यह काबिले तारीफ फैसला है आपका, और हम भी स्वागत करते हैं आपके इस फैसले का कि आप आइए और जनहित के मुद्दे की बात कम से कम सत्र में रखिए तो सही। अगली खबर चमोली से है, जहां चमोली में कुलसारी काली मंदिर में नंदा राजजात को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है। बता दें, इस बैठक में अलग अलग इलाकों के जनप्रतिनिधि, पुजारी और गांव के लोग शामिल हुए हैं। बैठक में सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि राजजात 2026 में हो या 2027 में। इधर 14 सयानों का कहना है कि सरकार अभी 2026 में यात्रा कराने की हालात में नहीं है। रास्ते कई जगह खराब है, पड़ाव सुनसान है और साथ ही इसलिए यात्रा 2027 में ही होनी चाहिए। उनका कहना है कि यात्रा हर 12 साल में होती है, इसलिए 2027 सही रहेगा। वहीं मीटिंग के बाद एक नई कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन उनका भी कुछ लोगों ने विरोध किया है। कुल मिलाकर तारीख को लेकर काफी बहस और मतभेद देखने को मिला। हम देख रहे हैं नंदा देवी जो राजजात होती है, ये हर 12 वर्ष के उपरांत कभी भी फिक्स 12 में नहीं हुई। लेकिन हमारे तो कुरूर सिद्धपीठ से जो गौड़ पुजारी हम हैं, हमने अपने पूर्वजों से यही सुना है कि परंपरा की जो हम हर वर्ष यात्रा करते हैं, ये बैदनी कुंड में नंदा सप्तमी को करते हैं। हमारे परंपरा की लोक जात हर वर्ष की है। और ये बताते हैं कि राजा पे दोष लगा था, तो जिस पे दोष लगता है दरअसल में पूजा वही करवाता है। तो राजा जब पूजा लेके आता है नोटिस कांसुआ से और नंद केसरी में इस देवी भेंट अर्पित करता है, जो चौसिया खाड़ो साहब में लेके आता है, और उसमें जो देवी का श्रृंगार और जो चूड़ी मुंडड़ी काकड़ी सारे लोग जो चढ़ावा देवी के चढ़ावा करते हुए आते हैं और राजा वहां पे समर्पित करता है। और यहाँ पर ये जो जहाँ वर्तमान में हम कुलसारी में आज हैं, ये शिरहुर पट्टी का अंतिम गांव है। पड़ा यहाँ से मतलब बुढ़ाल पट्टी लग जाती है और श्री यंत्र यहीं पे गाड़ा गया था, क्योंकि देवी ने उनके गुरुकुल लोटियाल को यहीं पे रोक दिया था कि आपका सर्किल यहाँ से ऊपर नहीं पड़ता है। यहाँ से गौड़ पुजारी देवी की पूजा करते हैं और आप अपने यंत्र को यथावत भूमिगत यहाँ पे कर दो। उसके बाद वहां से देवी की अगुवाई में नंदा देवी राजजात तब कहलाती है, नहीं तो कांसुआ से राजा चलती है। और जब यहाँ पे राज छतौली अर्पित की जाती है तब इसका नाम नंदा देवी राजजात के नाम से होम कुंड में राजा इस देवी की कुल इष्ट देवी की पूजा करता है कि मैंने जो उचना किया था उसको आप जो है स्वीकार करो। और गौड़ पुजारी इनको जो है आशीर्वाद देकर के सुतोल से इनको विदा करते हैं। बैठक में सब लोगों से वार्ता हुई और विभिन्न लोग बाग जितने भी जो पड़ाव क्षेत्र के लोग बाग हैं तो अपने अपने मत रख रहे हैं और कैसे व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। और इसमें जो लोग जाता है तो उसको राजजात की तर्ज पे आयोजित किए जाने की बात चल रही है, डेमो राजजात बनाने की बातचीत चल रही है। और उसमें जो राजजात में जो सुविधाएं मैसर होती है उन सुविधाओं को भी जो लोग जात के पड़ाव है उन सुविधाओं से सुसज्जित करना। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां वनभलपुरा इलाके में रेलवे जमीन विवाद को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें, इसे देखते हुए पूरे इलाके में हाई अलर्ट है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह तैयार है, साथ ही रेलवे की तरफ से भी भारी फोर्स मंगाई गई है। इसके अलावा IRB और PAC के जवान भी हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि रेलवे का कहना है कि वनभलपुरा में करीब 30 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है। इसी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस इलाके में करीब 4365 मकान हैं और बड़ी आबादी यहां रहती है। हमारे प्रशासन के स्तर से पुलिस के साथ समन्वय बनाकर लगातार निगरानी की जा रही है। जो भी
संदिग्ध व्यक्ति हैं और जो जिनका पूर्व इतिहास इस तरह का रहा है उन पर विशेष निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा जो सिविल पुलिस के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस बल भी बाहर से पुलिस ने मंगाया है, उनकी भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की जा रही है। और जो सोशल मीडिया है, अन्य माध्यम है, सभी पर सतर्कता रखते हुए कड़ी निगाह रखी जा रही है और उस क्षेत्र विशेष में एक पेट्रोल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में आज नगर निगम और व्यापारियों के बीच सीधा टकराव देखने को मिला। बता दें, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया और मेयर व नगर आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। इस पर व्यापारियों का साफ कहना है कि नगर निगम ने 2025 में जो वादे किए थे अब उससे पीछे हट रहे हैं। बता दें, उनका आरोप है कि हाउस टैक्स में 5% बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही यूजर्स चार्ज और व्यावसायिक टैक्स पर भी जबरन टैक्स लगाया गया है। अब व्यापारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर बढ़ा हुआ टैक्स वापस नहीं लिया गया तो 7 दिन बाद बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से एक ज्ञापन मुख्य नगर आयुक्त को दिया है, जिसमें भवन कर जो पिछले वर्ष एक बैठक हुई थी उसमें इन्होंने कहा था कि कोई कर नहीं बढ़ाया जाएगा। हमारा अनुरोध था कि भाई टैक्स ना बढ़ाया जाए, तो इन्होंने कहा नहीं बढ़ाया जाएगा, 5% बढ़ा दिया गया, वादा खिलाफी हुई। फिर उसके बाद यूजर चार्ज लगा दिया गया। अब व्यावसायिक कर की बात कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि भवन कर जो था वही रहे और यूजर चार्ज और व्यावसायिक कर को खत्म किया। इन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे, 7 दिन का हमने नोटिस दे दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब सरकारी दफ्तर में मारपीट और तोड़फोड़ जैसी घटनाएं होती हैं तो जनता सोचती है कि यह मामला जल्दी शांत होगा भी या नहीं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है देहरादून से, जहां शिक्षा निदेशालय में हुई मारपीट के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल शनिवार को शिक्षा निदेशालय में घुसकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल के साथ मारपीट और दफ्तर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया था। निदेशक की शिकायत पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा, दंगा, धमकी देने और अपमान करने जैसे धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की मांग थी कि विधायक की भी गिरफ्तारी हो, लेकिन अब अपर सिविल जज ममता पंत की अदालत में इन 4 आरोपियों को बेल दे दी गई है। यानी मामला अब भी चलेगा, लेकिन 4 आरोपी फिलहाल जेल से बाहर रहेंगे। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर है कोटद्वार से, जहां गर्मी शुरू होते ही आंखों की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। बता दें, कोटद्वार के बेस अस्पताल में तैनात वरिष्ठ आंखों के डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि इस मौसम में आम और लीची के पेड़ों में बोर आते हैं। इन पेड़ों में फूल के पास जाने या उनके संपर्क में आने से कई लोगों को आंखों में एलर्जी हो रही है। डॉक्टर के मुताबिक आंखों में जलन, लाल होना, सूजन आना और पानी गिरना जैसे परेशानी ज्यादा देखने को मिल रही है। आम और लीची के फूलों में पराग और रस होता है, जिससे कुछ लोगों को तेज एलर्जी हो जाती है। इधर डॉक्टरों ने लोगों से कहा कि इस मौसम में थोड़ा संभल कर रहें और खुद से दवा ना लें। जैसा कि अब गर्मी का सीजन शुरू होते जा रहा है, ठंड का मौसम खत्म हो रही है, तो इस सीजन में आम के भौर शुरू हो जाते हैं। जैसे गर्मी आज शुरू होती है, आम के भौर शुरू हो जाते हैं, धूल उड़ना शुरू होता है, तो ये सीजन एलर्जी का शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आम का भौर बढ़ेंगे, एलर्जी की केसेस बढ़ेंगे, साथ में धूल उड़ने के चलते आंख के इन्फेक्शन भी बढ़ते जाते हैं। बाकी जो जाड़ा का सीजन होता है, थोड़ा हेल्दी सीजन माना जाता है, उसमें आंख की बीमारी कम होती है। अब हरिद्वार से खबर है, जहां हरिद्वार के विष्णु घाट चौराहा कोतवाली नगर क्षेत्र में देर रात करीब 1:15 पर आग लगने की सूचना मिली। बता दें, 2 फायर यूनिट तुरंत मौके पर पहुंचे। वहीं जानकारी के अनुसार 3
खाने पीने की दुकानों में भी बड़ी आग लगी थी। साथ ही आग की वजह से एक गैस सिलेंडर भी फट गया। होटल में रुके यात्रियों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया व दुकानों में रखे 4 अन्य सिलेंडरों को भी सकुशल बाहर ले जाया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना भी टली है। साथ ही फायर विभाग के कर्मियों ने 2 MFE का उपयोग कर कई घंटे मेहनत करने के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। उन्होंने आग को पास की अन्य दुकानों और होटलों तक फैलने से भी रोका। बता दें, मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अब खबर पौड़ी जिले से है, जहां सतपुली बिलखेत क्षेत्र में 26 से 28 फरवरी तक 3 दिवसीय नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल 2026 होने वाला है। बता दें, इस महोत्सव में रोमांच, साहस और सांस्कृतिक का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। प्रशासन और संबंधित विभागों ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। माहौल में उत्साह साफ देखा जा रहा है। साथ ही मुख्य आयोजन से पहले 23 और 24 फरवरी को 2 दिवसीय ट्रायल भी शुरू किया गया है, जिसमें सुरक्षा, तकनीकी व्यवस्थाओं, प्रतिभागियों की सुविधाओं की जांच की जा रही है, ताकि महोत्सव के दिन कोई परेशानी या खतरा ना हो। इधर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने भी बताया कि महोत्सव में पैराग्लाइडिंग और साथ ही कयाकिंग, माउंटेनिंग और बाइकिंग, पैरामोटरिंग जैसे एडवेंचर होंगे। हमारा नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल है, ये 26 से 28 तारीख तक बिलखेत में जो सतपुली के पास है वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और उसमें कई प्रकार की हमारे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, जैसे कयाकिंग है, एंगलिंग है, इसमें पैराग्लाइडिंग भी है, पैरामोटरिंग, हॉट एयर बलून आदि ये सारी जो चीजें हैं ये तो इनफैक्ट लोगों के लिए भी रहेंगी, जो आम जनता वहां पे आ रहे हैं। इनफैक्ट टैंडम पैराग्लाइडिंग भी उनके लिए अवेलेबल रहेगी। तो हम लोगों का इसमें यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आए और वो केवल दर्शक बन के ना आए, रादर वो इसको एक्सपीरियंस भी करें। एडवेंचर जो स्पोर्ट्स हैं वो खुद भी उसमें प्रतिभाग कर सके। और इसके लिए ये सारी चीजें हॉट एयर बलून, पैराग्लाइडिंग और पैरामोटरिंग और साथ में एक एडवेंचर जोन, ये 4 एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि स्पेशली वहां आने वाले टूरिस्ट के लिए रखी गई हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो लोकल हैं और बाहर से भी कई लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, उनके लिए 4 कॉम्पिटिशन्स होंगे, जिसमें पैराग्लाइडिंग, कयाकिंग, एंगलिंग और MTB। जहां लोग खुली जगह में ड्रिंक्स का मजा ले रहे थे, वहां दून पुलिस ने अपनी ऐसी एंट्री मारी कि सभी को सबक मिल गया। बता दें, मामला देहरादून से है, जहां देहरादून में दून पुलिस ने सार्वजनिक जगह शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। जी हां, पुलिस ने प्रेमनगर क्षेत्र में 22 लोगों को पकड़कर थाने लाया। इन पर शराब एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और 5,500 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। बता दें कि पुलिस ने प्रेमनगर बाजार, नंदा की चौकी, सुधोवाला और आसपास के कई इलाकों में चेकिंग की। प्रशासन का साफ कहना था कि अभियान लोगों को नियम का पालन कराने के लिए है और यह संदेश साफ है कि शहर में कानून और शांति बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां राज्य में आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया गया है। बता दें, इसका मकसद है कि मौसम और संभावित आपदाओं की जानकारी पहले से मिले और समय पर चेतावनी दी जा सके। वहीं सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि 10 जिलों में ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे। सबसे ज्यादा 8 स्टेशन उत्तरकाशी, टिहरी में लगेंगे और साथ ही पौड़ी में 7, देहरादून में 5, रुद्रप्रयाग और नैनीताल व हरिद्वार में एक ऑटोमेटेड स्टेशन लगाए जाएंगे। इसमें मौसम और आपदाओं की सटीक जानकारी मिलेगी और समय पर चेतावनी जारी हो सकेगी। सुनिए इसके आगे सचिव आपदा प्रबंधन ने क्या कुछ कहा। बता दें, देहरादून में आपदा प्रबंधन की एक नई पहल देखने को मिली है, जहां देहरादून आपदा प्रबंधन ने अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया है। बता दें, इसके तहत मौसम और संभावित आपदाओं की जानकारी आपको मिल सकेगी। बता दें कि 8 स्टेशन उत्तरकाशी और टिहरी में लगेंगे, पौड़ी में 7, देहरादून में 5, रुद्रप्रयाग और नैनीताल व हरिद्वार में एक स्टेशन लगाए जाएंगे, जिसमें आप मौसम और आपदा
की सटीक जानकारी ले सकेंगे और समय रहते पर चेतावनी भी जारी हो सकेगी। मौसम विभाग की ये नई पहल लोगों के लिए कई सुविधाएं सामने ला रही हैं। बता दें कि 10 जिलों में SWH स्थित किया जाएगा। सबसे ज्यादा स्टेशन उत्तरकाशी और टिहरी में होंगे, जहां आप पहले से मौसम के अपडेट्स ले सकेंगे या कोई आपदा अगर आती है तो उसके अपडेट आपको पहले से दी जाएगी, साथ ही चेतावनी दी जाएगी। समय रहते अगर आपको चेतावनी मिलेगी तो ये आपके लिए सुविधा होगी। सर, जो हम सिस्टम बढ़ाव की बात करिए आपने, क्या रहेगा उसमें, किस तरीके से बढ़ाव? देखिए, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है AWS, कुछ हम लगाए हैं, कुछ हम और लगाने की कार्यवाही कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम और ऑटोमेटिक रेन गेज और AWS जो है कृषि विभाग लगा रहा है। कुछ हम लोगों ने डैम अथॉरिटी जो है इनसे कहा है कि जो अपने कैचमेंट एरिया हैं वहां पे कुछ लगाएं। एवलांच के लिए जब हिमस्खलन होता है उसके लिए DGRE लगा रहा है कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम, उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया है। उन्होंने कुछ हमसे हेल्प मांगी थी, हेल्प हमने जनपदों से बैठक करके उनको बता दिया गया है, वो साइट चिन्हित हो गई है, तो वहां लगाए जाने की कार्यवाही बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है। बता दें, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने तिलवाड़ा बाजार क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे काम और अतिक्रमण हटाने की स्थिति का भी जायजा लिया। बता दें, डीएम ने सख्त कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन पर कोई अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर तिलवाड़ा में यात्रियों के आवागमन को आसान बनाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदि कोई दुकानदार या व्यवसायी अपनी दुकान की सीमा से बाहर NH की भूमि पर सामान रखता पाया गया तो नगर पंचायत के जरिए चालानी कार्रवाई की जाएगी। बता दें, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, जिसके चलते पूरे उत्तराखंड में हर एक अधिकारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अब कुछ ही दिनों में कपाट खुलेंगे और कपाट खुलते साथ ही तमाम यात्रियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, जिसके चलते अधिकारी लगातार जायजा ले रहे हैं, हर जगह पे निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान केदारनाथ धाम पर भी खास नजर दिया जा रहा है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने तिलवाड़ा बाजार क्षेत्र का इस दौरान निरीक्षण किया, अतिक्रमण हटाने की स्थिति का भी जायजा लिया। साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन पर कोई अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही यात्रियों के आवागमन को आसान बनाने के लिए काम किया जा रहा है। बता दें कि कई दुकानदारों या व्यवसायी को अपनी दुकान की सीमा बाहर यानी कि NH की भूमि पर सामान रखता पाया गया तो नगर पंचायत के जरिए चालान भी किया जाएगा। साथ ही यात्रियों के सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं और साथ ही राष्ट्रमार्ग और जितने भी राजमार्ग है उन पर भी खास निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी आपदा ना घटे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये खबर रुद्रप्रयाग से है। आज मेरे द्वारा तिलवाड़ा मार्केट क्षेत्र में एक निरीक्षण किया गया। वहां पर NH का कार्य भी अभी गतिमान है। मेन जो कार्य है वो ये है कि जो अधिग्रहण हो चुके हैं, जिनको मुआवजा दिया जा चुका है, उनके द्वारा अभी अगर अपना भवन नहीं हटाया गया है या भवन तोड़ लिया गया है और उसका मलबा पड़ा हुआ है तो उसको हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि हम उसको हटा लेंगे तो आगामी यात्रा में हमको काफी जगह सड़क चौड़ी मिल जाएगी जहां पर हम पार्किंग की व्यवस्था और वाहनों के आवागमन में भी काफी मदद मिलेगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया।